हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने चौहान वंश के शासकों के बारे में चर्चा की और विशेष रूप से हमने शाकंभरी के चौहान शासकों के बारे में बात की। आज की क्लास में हम शाकंभरी के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसल देव भी कहा जाता है, के बारे में चर्चा करेंगे और विशेष रूप से हम उसकी जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। चौहान शासक अर्णोराज के शासनकाल से ही चौहान चालुक्य संघर्ष चल रहा था और इस संघर्ष में कुमारपाल के हाथों अर्णोराज की पराजय के पश्चात उसका जो पुत्र था राजकुमार जगदेव, उसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी और वो स्वयं अजमेर की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन शीघ्र ही उसे उसके छोटे भ्राता विग्रहराज चतुर्थ द्वारा हटा दिया गया। विग्रहराज चतुर्थ को इतिहास में बीसल देव अथवा विसल देव के नाम से भी जाना जाता है और वो लगभग 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक अजमेर का शासक रहा। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंशी राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और उसका शासनकाल चौहान वंश या अजमेर के इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के इतिहास के लिए भी अविस्मरणीय कहा जा सकता है। उसने अपने समकालीन उत्तर भारत के समस्त राजवंशों को परास्त कर अपने वंश की प्रभुता स्वीकार करने को विवश किया। जब परमार साम्राज्य का विघटन हो गया तब देश की पश्चिमोत्तर सीमा असुरक्षित हो गई और उसकी सुरक्षा का भार चाहमानों के कंधों पर आ गया और विग्रहराज द्वारा सफलतापूर्वक इस दायित्व का निर्वहन किया गया। विग्रहराज चतुर्थ ने लाहौर के यामिनी वंश के बारंबार होने वाले आक्रमणों से न केवल देश की रक्षा की बल्कि उनकी शक्ति का भी विनाश किया। सबसे पहले हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की राजनीतिक उपलब्धियों की। तो विग्रहराज चतुर्थ की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली की विजय है, जिसके बारे में बिजोलिया लेख से हमें पता चलता है। यहाँ पर तोमर वंश के शासकों का शासन था। चौहान शासकों का संघर्ष दिल्ली के तोमर शासकों के विरुद्ध दीर्घ काल से ही था, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई थी। तो विग्रहराज चतुर्थ की यह सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती थी कि उसने तोमर वंश की स्वतंत्रता को समाप्त कर उसे अपना सामंत बना लिया और जो संभवतः पराजित तोमर वंश राजा था वो तंवर अनंगपाल था। एक लेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ द्वारा ढिल्लिका तथा असिका पर अधिकार किया गया था और यहाँ ढिल्लिका से तात्पर्य दिल्ली से है और असिका से तात्पर्य हांसी से है। हालांकि पहले तोमर प्रतिहारों की अधीनता को स्वीकार करते थे, लेकिन प्रतिहार साम्राज्य के पतन के उपरांत तोमर कुछ समय के लिए स्वतंत्र हो गए। गढ़वाल लेख चंद्रदेव के समय दिल्ली पर अधिकार का दावा करते हैं। तोमरों के साथ साथ गढ़वालों को भी विग्रहराज चतुर्थ ने परास्त किया था और तोमर राज्य चौहानों के अधीन एक सामंत राज्य बन गया था। विग्रहराज चतुर्थ को अपने समकालीन चालुक्य और परमार राजाओं के विरुद्ध भी सफलता मिली। उसके पिता अर्णोराज को चालुक्य शासक कुमारपाल ने परास्त किया था, अतः इसका बदला लेने हेतु विग्रहराज ने चालुक्यों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। विग्रहराज ने कुमारपाल को पराजित कर मेवाड़ और मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया तथा नाडोल, चित्तौड़, जालोर पर भी उसने अपना सुदृढ़ अधिकार कर लिया, जहां पर चालुक्यों के सामंत शासन कर रहे थे। चित्तौड़ में सज्जन नामक सामंत को विग्रहराज के आक्रमण में मार डाला गया। उसने नाडोल पर आक्रमण कर कुंतपाल को हराकर पूरे प्रदेश को रौंद दिया और जालोर को जला दिया तथा पल्लिका को तहस नहस कर दिया और पल्लिका की स्थिति मथुरा और भरतपुर के बीच बताई जाती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि विग्रहराज ने शेखावाटी के उत्तरवर्ती भाग, जिसे वर्तमान में अहिरवाटी कहा जाता है, उसमें रहने वाले भंडारकों को भी परास्त किया था। विग्रहराज की राज्य सीमा शिवालिक पहाड़ी, सहारनपुर और उत्तर प्रदेश तक विस्तृत थी। शिलालेखों के अनुसार जयपुर और उदयपुर जिले के कुछ भाग भी उसके राज्य में शामिल थे। विग्रहराज के दिल्ली शिवालिक लेख से हमें ये पता चलता है
कि उसने तुर्क आक्रमणकारी से देश की रक्षा की थी और उसका समकालीन लाहौर का तुर्क शासक खुसरो शाह था जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया। तो ये पता चलता है कि जो तुर्क आक्रमणकारी थे वो बघेरा तक बढ़ आए थे जो राजस्थान में अजमेर के समीप स्थित था, लेकिन विग्रहराज के भीषण प्रतिरोध ने उन्हें वापस लौटने पर विवश किया और संभवतः उसने तुर्कों के कुछ प्रदेश भी हासिल किए, क्योंकि बिजोलिया लेख में उल्लेखित हांसी ऐसा ही एक प्रदेश था जहां भारत में मुस्लिम राज्य की भारी चौकी थी। ललित विग्रहराज नाटक में ये कहा गया है कि विग्रहराज ने म्लेच्छों या तुर्कों का समूल नाश कर आर्यावर्त देश का नाम सार्थक किया। प्रबंध कोश उसे तुरुष्कों का विजेता बताता है। विग्रहराज चतुर्थ के काल में दिल्ली केवल एक ठिकाना बनकर रह गई जिसकी राजधानी अजमेर थी और वह भारत का प्रथम चौहान सम्राट था। उसकी विशाल सेना में 1000 हाथी, 100,000 घुड़सवार और उससे भी अधिक संख्या में पैदल सिपाही थे। विग्रहराज चतुर्थ की सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ को जयनक नामक विद्वान द्वारा कवि बांधव कहा गया है और उसका ये कहना है कि विग्रहराज चतुर्थ के निधन से ये शब्द ही विलुप्त हो गया। सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्व प्रमुख कहा है। उसने हरिकिली नामक नाटक की रचना की और इसकी कुछ पंक्तियां अजमेर स्थित हड़ाईधीन का झोपड़ा की सीढ़ियों पर उत्कीर्ण है। यह नाटक भारवी के किरातार्जुनीयम के अनुकरण पर लिखा गया है। विग्रहराज चतुर्थ स्वयं विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसके दरबार में सोमदेव नामक विद्वान निवास करता था जिसने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा। इसमें उसने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की है। इस नाटक की पंक्तियों को पाषाण खंडों पर उत्कीर्ण कराकर अजमेर के सरस्वती मंदिर में रखा गया था जिसे कालांतर में तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। विग्रहराज कला और स्थापत्य का पोषक भी था और उसने अजमेर नगर को भव्य कलाकृतियों व स्मारकों से अलंकृत करवाया। इनमें सरस्वती मंदिर का निर्माण सबसे अधिक उल्लेखनीय है जिसे भारतीय कला की उत्कृष्ट रचनाओं में स्थान दिया गया है। विग्रहराज चतुर्थ ने बीसलसर नामक झील का निर्माण करवाया था। इस झील को आधुनिक काल में विसलिया अथवा बिसलिया झील कहा जाता है। यह झील पुष्कर झील के समान है। विग्रहराज चतुर्थ ने विशालपुर नामक कस्बा स्थापित कर अनेक दुर्गों व मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ हालांकि शैव धर्मावलंबी था लेकिन वो अन्य धर्मों के साथ भी सहिष्णु था। धर्मघोष सूरी के कहने पर उसने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगाया। अब हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन की। तो विग्रहराज चतुर्थ के समय में चौहानों का काफ़ी विस्तृत साम्राज्य था और इसमें सतलज और यमुना नदियों के बीच स्थित पंजाब का एक बड़ा भाग, उत्तर पूर्व में उत्तरी गंगा घाटी का एक भाग भी सम्मिलित था और इस प्रकार विग्रहराज उत्तरी भारत का वास्तविक सार्वभौम सम्राट था जिसने अपने वंश की प्रतिष्ठा को चरम सीमा पर पहुंचाया। विग्रहराज चतुर्थ ने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। विग्रहराज के समय में चौहान राज्य की चहुमुखी प्रगति हुई। हिमालय से लेकर नर्मदा तक उसका नाम बड़े आदर से लिया जाता था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में लिखा है कि उसकी महत्ता निर्विवाद है क्योंकि वह सेनाध्यक्ष के साथ साथ विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था और विग्रहराज का काल सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग माना जाता है।